तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके इस प्यारे से चैनल एमबीएस फाउंडेशन साइंस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का रैपिड रिवीजन। नोट्स भी दूंगा फ्री में, हर एक कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि फोर्स क्या होता है, तो आपका कहना होगा फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, हम फोर्स कहते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अभी बैठे हुए हो तो आप भी पुश कर रहे हो, आप किसी को खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, यही फोर्स है। किसने डिस्कवरी की थी? न्यूटन दद्दा ने। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्वांटिटी ये वेक्टर होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है। अब बोला जाता है कि कोई भी चीज, आपने किसी पत्थर को लिया, उसे थ्रो कर दिया, फोर्स लग रहा है। आपने किसी चीज को खींचा, फोर्स लग रहा है। सिंपल सी बात, पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। अब बोलते हैं हम फोर्स के बाद सिंपल सी बात कि कॉज ऑफ मोशन क्या है। अब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया, अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी के जो पोजीशन है वो चेंज होती है। सिंपल सी बात, आप सब जानते हो ये कि यहां से मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी यहाँ पे है, इस पोजीशन से ये बॉडी अब यहाँ पे पहुंच जाएगी, पोजीशन नंबर 2 पे। तो चेंज इन पोजीशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे? मोशन कहते हैं। तो इसकी वजह से, फोर्स की वजह से मोशन भी आ जाता है। क्या बात है, मोशन आ गया। अब फोर्स के इफेक्ट क्या है? अब चलती हुई चीज को आप रोक सकते हो फोर्स से, है ना। रुकी हुई चीज को आप चला सकते हो फोर्स से। किसी चीज को दबा के आप उसके शेप में चेंज कर सकते हो। ये सभी चीजें फोर्स का काम है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आपको पता होने चाहिए। जैसे धोनी चचा ने हमारा क्या कर दिया भैया, कैच कर लिया बॉल को, तो चलती हुई बॉल को कैच किया, ये भी आपका एक फोर्स है। फोर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। क्या बोला गया? सबसे पहले आया कोप्लेनर फोर्स, मतलब एक प्लेन के अंदर जब सारे फोर्स लग रहे हो तो वो कोप्लेनर, और जब अलग अलग प्लेन में लग रहे हो तो वो आपके नॉन कोप्लेनर। कॉन्करेंट फोर्स होते हैं, जो एक ही पॉइंट से कई सारे फोर्सेस निकल रहे होते हैं, उसे कहते हैं हम कॉन्करेंट फोर्स। सिंपल सी बात, इतना याद रखना। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट पे नीचे की ओर जो है धरती माता फोर्स लगाती है mg, और ऊपर की ओर लगता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज इक्वल्स टू mg, और ये बॉडी आपकी बैलेंस्ड रहेगी। क्या रहेगी? बैलेंस्ड रहेगी। क्या रहेगी? बैलेंस्ड रहेगी। तो इसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। अदरवाइज हमने इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव कर जाएगी, तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये बॉडी अनबैलेंस्ड हो गई, तो इसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब हुआ फोर्स की वजह से मोशन आता है, तो अगर हमने मोशन की, मतलब ये बोतल है, इसको मैं इधर डायरेक्शन कर रहा हूं और ये मूव भी इधर ही कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो डिक्रीज होगी, और अगर परपेंडिकुलर हो रही है तो वेलोसिटी होती है आपकी कांस्टेंट। बट डायरेक्शन अगर जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर देखा जाए तो डायरेक्शन क्या होता है? एफ एक्सटर्नल की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाती है आपकी? चेंज हो जाती है। वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और यहाँ पे एफ जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू एफ सेंट्रीपिटल mv²/r होती है। क्यों? कोई चीज सर्कुलर में घूमने का रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल बात। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, एक बार ट्राई करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता के देखना कि क्या होती है आपकी वेलोसिटी इसमें से चेंज होने के बाद। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम ये देखेंगे। एरिस्टोटल और गैलीलियो जी ने एक चीज की डिस्कवरी की। एरिस्टोटल की फैलेसी थ्योरी थी, गैलीलियो जी ने इनर्शिया का लॉ दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि व्हाट इज इनर्शिया? कोई बॉडी इनर्शिया कब देती है? इनर्शिया का मतलब होता है रजिस्ट द चेंज, है ना, रजिस्ट द चेंज। आपने सबने देखा होगा कि जब हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं या फिर आप बस में खड़े होते हो, तो बस रुकी हुई बस एकदम से चलती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, या चलती हुई बस एकदम से ब्रेक मारती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन है कि हम अपने स्टेट को चेंज करते हैं। मीन्स हम अपने टेंडेंसी टू, जो चेंज होने की टेंडेंसी है ना, उसको रजिस्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका इनर्शिया। इनर्शिया मतलब सिंपल सा होता है, इनर्शिया का मतलब कि टेंडेंसी टू रजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। आप अपने स्टेट ऑफ मोशन को हमेशा रजिस्ट करना चाहोगे। आप अगर रेस्ट में हो तो आप चाहोगे रेस्ट में रहना, अगर आप मोशन में हो तो आप चाहोगे मोशन में रहेगा, अनटिल आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये चीज यहाँ पे रखी हुई है आपकी रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहिए। अगर ये मोशन में, तो ये मोशन में रहना चाहिए, बट इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। ये आलू है और ये है, ठीक है, ये किस में? रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। एकदम से मैंने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाया। देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया,
तो ये बॉडी किस में थी, रेस्ट में, तो ये नीचे गई तो ये बॉडी आलू दिखा हमें ऊपर आता हुआ। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया क्या होते हैं आपके, 3 टाइप्स के होते हैं। आपने कैरम बोर्ड खेला होगा तो कैरम बोर्ड में भी नीचे वाले स्ट्राइकर को जब मारते हैं हम तो वो जाता है, अदर सारे के सारे रेस्ट में रखे रहते हैं, ठीक है। ये भी देखो चलती हुई गाड़ी थी, चल रही थी, चलते चलते इस टक्कर खाया, टक्कर खाने की वजह से ये रेस्ट में आ गया, ये मोशन में था तो ये गिर गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक जिस पे एक्सटर्नल फोर्स पे वर्क ना करे, जब तक आप ना तो मोशन ना तो रेस्ट चेंज नहीं कर सकते। यही इनर्शिया है, यही इनर्शिया। अब फर्स्ट लॉ से कैसे चेंज है ना, इसलिए बोला जाता है भैया ये देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो बेटा अब यही मौका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आया इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रुकी हुई, मतलब रुके हुए थे, गाड़ी एकदम से चली, आप पीछे चले गए तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। अब गाड़ी चल रही थी, चलते चलते एकदम से गाड़ी वाले ने ब्रेक मारा, आप आगे चले गए, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। अब गाड़ी चल रही थी, एकदम से गाड़ी ने मोड़ दिया तो हम भी ऐसे मुड़ जाते हैं, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल। 3 तरीके के होते हैं। ये इनर्शिया से हम किसी भी बॉडी का मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट वन देखा जाए तो बस की कंडीशन आपने देख ली। हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन का, और लॉज ऑफ मोशन में याद रखना कि जो लॉज ऑफ मोशन है, जितने भी 3 लॉज ऑफ मोशन, ये सारे के सारे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। अब सर ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है, तो हम सिंपल सी बात करेंगे। इनर्शियल का मतलब होता है आपका जिसके अंदर एक्सेलरेशन ना हो। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ना हो तो उस फ्रेम को कहते हैं हम इनर्शियल। और जब एक्सेलरेशन आ जाए, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन जब इंट्रोड्यूस हो जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0, तो आप कहोगे वो नॉन इनर्शियल। और सारा का सारा लॉज ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम पे बेस है। किस पे बेस है, इनर्शियल फ्रेम पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अंटिल उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। ये बोतल यहाँ रखी हुई तो रखी ही रहेगी, और ये आपकी चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक इस पे कोई खुरापाती आप जैसा आके फोर्स ना लगाए, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम की बात आती है। मोमेंटम क्या होता है, हम सिंपल सी बात करते हैं। मोमेंटम जो होता है मास इंटू में वेलोसिटी होता है, ये मोमेंटम कहलाता है, मास इंटू में वेलोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं मैं तो आप कहते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या देते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसे न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। और फिर बनना इसकी ऐसा यूनिट आपने देख ली, तो और में आपका आता है यहाँ पे कि कौन सी क्वांटिटी है, तो आप याद रखना इसे वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखना हम क्या रखते हैं कि कोई भी फोर्स जो है, फोर्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फोर्स मास पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। क्योंकि मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम वाला केस कैच करते हो, बॉल को जब आप पीछे की ओर कैच में लेके जाते हो तो टाइम बढ़ाते हो ना, तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तभी कैच करते टाइम हाथ को पीछे ले जाता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है आपका सिंपल था कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, फिर ये मास m है और वेलोसिटी इसकी v हो गई, कितना, फोर्स लगाने की वजह से। तो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा, mu, और इसका मोमेंटम क्या होगा, mv। तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो p2 माइनस p1 अपॉन में टाइम के बराबर आ जाता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, mv माइनस में mu डिवाइडेड बाय टाइम। तो फोर्स निकालते हो तो मास कॉमन निकल जाता है, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो जाता है। और v u डिवाइडेड बाई टी आपका अभी एक्सेलरेशन बताया था मैंने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन चल रहे होते हैं। तो यहाँ से आ जाता है ma, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो आता है k ma, और k की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू ma डिराइव हो जाता है। फॉर्मूला याद रखना, F इज इक्वल टू ma का डेरिवेशन। कैच करना सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। आप एथलीट जो होते हैं, एथलीट या फिर आप कहीं जंप करते हो, मिकी माउस पे सबने जंप किया होगा, तो जंप करने टाइम पे आपको चोट क्यों नहीं लगता, और फर्श पे गिरते हो चोट क्यों लग जाता है, सेकंड लॉ का एग्जांपल है, याद रखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन आते हैं, हम इन क्वेश्चनों को एक बार ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको, कैसे करने हैं, ये भी बताऊंगा मैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि अगर आप किसी चीज पे एक्शन करते हो तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल सी बात, किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो आपको भी थप्पड़ मार के जाएगा, है ना। तो गन को जब चलाते हैं तो बुलेट जितनी तेजी से आगे जाती है, गन उतनी ही तेजी से पीछे आती है। हम स्विम करते हैं तो स्विमिंग करने टाइम पैर जितनी तेजी से फैलाते हैं उतनी ही तेजी से हम आगे जाते हैं। यही आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एग्जाम्पल आपने स्विमिंग या गन का देख लिया आपने, अपोजिट याद रखना। F इज इक्वल टू जो आता है F12 जो होता है आपका माइनस में F21 के
बराबर होता है, F21 के बराबर होता है। इसी से थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम मोमेंटम को भी कंजर्व कर लेते हैं, मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, और ये आप 1 ले लो और यहाँ पे माइनस में चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से 2 ले लो, आप टाइम से टाइम काट दो तो चेंज इन मोमेंटम P1 और ये इधर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम P2, सॉल्व करोगे 0 के बराबर, तो यहाँ से बोला जाता है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ से थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप ये कंजर्व भी कर पाते हो, वरना मोमेंटम कंजर्व में आप जानते हो कि m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस में m2v2 के बराबर होता है। ये मोमेंटम कंजर्व होता है आफ्टर कोलिजन। क्या होता है, कोलिजन, आप किसी चीज की कोलिजन कर देते हो, कोलाइड कर देते हो, जब तो एक दूसरे में टक्कर मार देते हो, तो आपका ये इक्वेशन बनता है और ये ऑलवेज कंजर्व रहता है। फिर बात आती है यहाँ पे आपकी इम्पल्स की, इसकी इम्पल्स की, और इम्पल्स आप सभी जानते हो कि इम्पल्स का मतलब होता है आप किसी फोर्स को लगाओ और शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, फोर्स लगाओ बट शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, और फोर्स आप जानते हो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम के बराबर होता है, मल्टीप्लाई चेंज इन टाइम, इससे इसे काट दोगे तो आपका यहाँ से इम्पल्स जो आता है, इम्पल्स वो आपके चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाता है। इसलिए मोमेंटम की ऐसा यूनिट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप डायरेक्ट बताना ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड ही आपकी आएगी, या फिर न्यूटन सेकेंड भी आएगी। इसका वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ये भी आप बता सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ये भी आप बता सकते हो। अगर इसका, ये तो आपका कांस्टेंट फोर्स के लिए हुआ, कांस्टेंट इम्पल्स के लिए हुआ, कांस्टेंट। अगर वेरिएबल की बात कर लेना कोई कि वेरिएबल इम्पल्स बताओ, तो इम्पल्स के लिए वेरिएबल के लिए इक्वेशन बना देना आप डायरेक्ट, बस F इंटू डी टी, F इंटू dt, ये आपका वेरिएबल का बन जाए। सबसे पहले आता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब आपको गन को रिकॉइल करते हो, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही बेस है, ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसका भी फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि आपकी वेलोसिटी ऑफ गन की जब निकालते हैं माइनस mv बाय आप कैपिटल M निकालते हो, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ गन होती है, ये आपकी मास ऑफ गन बुलेट होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट होता है, मास ऑफ गन होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर आप कोलाइड करते हो, उसके लिए आपको मैंने इक्वेशन बताई सबसे पहले, ये इक्वेशन क्या होती है जब कोलिजन कर जाती है, m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस में m2v2, ये आपकी कोलिजन की इक्वेशन होती है। फिर कोलिजन जैसे ही हो जाती है, फिर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, अब किसी बॉम्ब का फटना, छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाते हैं, ये भी आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही बेस होता है। लास्ट में आता है रॉकेट का पॉपुलेशन, रॉकेट को उड़ाना, ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही होता है। इसमें एक्सेलरेशन निकाला जाता है जो होता है माइनस में mv बाई में m के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। ये रॉकेट का होता है, ये सारे गैसेस के होते हैं, ये सारे गैसेस की वेलोसिटी मास होती है, ये एक्सेलरेशन रॉकेट की निकाली जाती है। ओके, ये मैंने इक्वेशन भी लिख दी है यहाँ पे। जैसे ही आप इन सभी चीजों को कर लेते हो, आप पहुंचते हो फ्रिक्शन पे, ठीक है। अभी तक बताना मुझे कैसी लगी आपको क्लास, है ना। रैपिड रिवीजन कर रहे हैं हम, रैपिड रिवीजन। अब क्या है हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाए, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोतल को फोर्स लगा रहा हूँ, बट ये बोतल मेरे ऊपर अपोजिट फोर्स लगानी स्टार्ट कर दे, तो उसी अपोजिशन फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपोजिट फोर्स। जो अपोजिट फोर्स है ना, उसी अपोजिट फोर्स को हम क्या कहने लग जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी मैंने लिख दिए हैं। अब मैं पूछूं कि फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे फ्रिक्शन 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 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपने फ्रिक्शन का नाम दिया, वो दिया आपने स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम दिया आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन का पहला टाइप है, और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, आपने बोला स्टैट मतलब कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, तो रुका हुआ है, इसका मतलब उस पर कोई अपोजिट फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तभी तो रुका हुआ है ना, है ना। सिंपल सी बात, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट रखा पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये रुका हुआ है रेस्ट में, रेस्ट का मतलब है कि इसका जो अपोजिट फोर्स लग रहा है वो सबसे मैक्सिमम लग रहा है, मैक्सिमम इसके लगाए हुए फोर्स से मैक्सिमम लग रहा है। तो नीचे की ओर इसका mg फोर्स लगता है, ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और यहाँ की ओर fs फोर्स लग रहा है, जो इसको रोक के रख रखा है, जो इसको चलने नहीं दे रहा है। तो ये ही होता है जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाते हैं। सपोज मानो कि इस ऑब्जेक्ट पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं मैं, इस फोर्स पे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा ना, तो ये बॉडी की भी एक अपोजिट फोर्स लगती है। तो मैंने 10 न्यूटन लगाया, इस बॉडी का सपोज मानो कि ये 100 न्यूटन का फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है, तो मैंने 10 लगाया तो ये मूव करेगी नहीं करेगी, 20 लगाया तो करेगी नहीं करेगी, 30 लगाया तो नहीं करेगी, 90 लगाऊंगा तो भी नहीं करेगी, 100 लगाऊंगा तो भी नहीं करेगी, 101 लगाऊंगा तो ये मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं,
लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या कहते हैं हम इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग। इसके लिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स होता है, जो नॉर्मल फोर्स आपके mg के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो यहाँ से निकल जाता है fs जो होता है वो ऑलवेज मैक्स होता है, लिमिटिंग होती है, और इक्वल्स टू लगा देते हो तो न्यू एस एन के बराबर आ जाता है। अब ये जो न्यू एस है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अगर इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन में लिखोगे तो एफ के इज टू आप न्यू के एन के बराबर लिख दोगे। इक्वेशन में और भी चेंजेस कर सकते हो आप, यहाँ पे न्यू एस एम जी भी लिख सकते हो, एन की जगह पे एम जी, और यहाँ भी आप कर सकते हो न्यू के एम जी। याद रखना कि जो न्यू एस है वो ग्रेटर देन न्यू के होता है, ठीक है, याद रखना ये वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट में इन दोनों के बीच में आए, हम इन दोनों के बीच में आए तो हमने क्या बोला कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक मतलब बॉडी चलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो बॉडी चलनी स्टार्ट हो गई, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, तभी तो बॉडी चल रही है ना, तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें आपकी स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन में कम होती है मैग्नीट्यूड का। और फॉर्मूला तो आप जान ही गए, फॉर्मूला आपने देख ही लिया। अब बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव कर जाती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन से और कम जब वैल्यू हो जाती है तो बॉडी रोल करनी स्टार्ट हो जाती है, रोलिंग करनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर होता है, एंड देन लास्ट में आपका रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर होता है। याद रखना ये इसकी आपकी एक लिमिटेशन होती है, सबसे ज्यादा स्टैटिक में, काइनेटिक में, उसके बाद में रोलिंग के अंदर। तो इस तरीके से आपका फोर्स बनता है, ये रोल कर रहे हैं, रोल करते हुए कैसे आप कम कर सकते हो फ्रिक्शन को, लुब्रिकेंट लगा के, ऑयल लगा के, प्यूरिफाइड एयर का यूज करके। फिर कहाँ आते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे कहते हैं हम FBD। आप FBD बनाना सीखोगे, फ्री बॉडी डायग्राम पुली का, ठीक है, पुली का। जैसे ये एक पुली है और इस पुली के अंदर मैंने क्या किया, दो मासेस को लटका दिए, ये रहा एक मास यहाँ पे और एक मास यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि इस पुली के ऊपर दो एक्सटेंशन लगे पड़े, बताओ इसका कैसे इक्वेशन बनेगी, क्या होगा। याद रखना स्ट्रिंग सेम है, फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाते टाइम एक चीज याद रखना आपको कि स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन फोर्स भी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, पहला केस। और दूसरा आपको ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन दिखाना होता है। अब यहाँ देखो कि मास M1 जो है वो ग्रेटर देन M2 लिया है मैंने, ठीक है, मास M1 जो है ग्रेटर देन M2 लिया है, तो मतलब कि जो ये M1 है वो नीचे जा रहा होगा, है ना, तो नीचे की ओर ऑलवेज M1G लगेगा, और ऊपर की ओर अवे फ्रॉम द ये यहाँ टेंशन लगेगा। देखो टेंशन स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ भी टेंशन जो होगा ये T ही लग रहा होगा, और ये भी क्या है, नीचे की ओर M2G लगा रही होगी, हो गया। अब एक्सेलरेशन दिखाना होता है, तो एक्सेलरेशन कैसे दिखाऊंगा मैं, ये बॉडी नीचे जा रही है, मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा, ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो हमने क्या किया, इसका अगर FBD बनाऊं तो मैं ये क्या करूंगा, M1 यहाँ लिख दूंगा, नीचे की ओर M1G दिखा दूंगा, ऊपर की ओर मैं टेंशन फोर्स दिखा दूंगा, और ये जो एक्सेलरेशन है वो मैं नीचे की ओर दिखा दूंगा। तो इससे आप एक इक्वेशन बना पाओगे, कैसे, देखो जिधर एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू हाई होती है, तो M1G लिख दिया आपने माइनस में, जिसकी वैल्यू ऊपर है टेंशन, इजिकल्स टू F नेट के बराबर होता है। तो F नेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, F नेट अगर देखोगे तो वो होता है M1A के बराबर, तो यहाँ पे आपने लिख दिया M1A, तो इसकी इक्वेशन आपने ऐसे बना दी। अगर इसकी इक्वेशन बोलोगे तो एक्सेलरेशन इसका क्या है, ऊपर की ओर, तो टेंशन फोर्स ज्यादा होगा, माइनस में नीचे वाला M2G हो जाएगा, इजिकल्स टू किसके बराबर, M2A के बराबर। तो इक्वेशन इसकी ये बन गई। तो इस तरीके से आप इक्वेशन जो है आप बना सकते हो पुली वाले पोर्शंस का भी। तो आप क्या करना, आपको कैसी लगी ये रैपिड रिवीजन, एक बार में हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्चुअल रूप से, जिससे हमें ये पता चल सके कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर है क्या और कैसे पढ़ना है, हमने ये चीज रिवाइज कर लिया। तो अब क्या आता है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुए कि नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाओ, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर रैपिड रिवीजन चाहते हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, दिल से खुशी होगी। मेरे इंस्टाग्राम पेज को अगर फॉलो करना चाहते हो तो पेज करना, फाउंडेशन के भी कर सकते हो। और मैंने क्या किया, ऐसे ही जबरदस्त क्लासेस, लॉन्ग वीडियोस जो है आपके लक्ष्य बैच चली है अभी मनीष वर्मा क्लासेस ऐप पे, जिसने नहीं किया लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके लक्ष्य बैच के ऊपर कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत सारे करवाए हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये 2799 का कोर्स है, बट 699 का ये कोर्स अभी आपको मिल जाएगा जब आप इस कोड को अप्लाई करोगे। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सारी वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसके अंदर प्रोवाइड होने वाला है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और हमारे क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं। तो आप सभी जाओ और पढ़ो। हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं
कि ऐसी वीडियोस आपको फ्री में भी मिल सकती है। हमारे मनीष वर्मा ऑफिशियल चैनल पर तांडव सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी फर्स्ट क्लास हो गई है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, आप चेकआउट कर लेना और जाके तांडव सीरीज को ज्वाइन करो। मजा आने वाला है सच में पढ़ने में, ऐसे जबरदस्त और क्वेश्चन के साथ हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो रैपिड रिवीजन चल रहा है, वहां हम क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात है पढ़ाई करना, ठीक है। वो आपने कर ली तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं। मैं सच बताऊंगा कि आपको कैसी लगी, एक ऑनेस्ट रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लिटरली दिल से खुशी होगी। और मिलेंगे हम ऐसे ही धमाकेदार और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी के प्यार के बाद जो कमेंट आएंगे, जिस चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट होगा, मैं उसका रैपिड रिवीजन सबसे पहले लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।